नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की। अचानक से कल से सूत्रों के हवाले से एक खबर थी और वो शाम होते होते सच साबित हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। अब ऐसी स्थिति में सूरत हाल सबको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का और असमंजस का जो दौर था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इससे राजनीतिक विश्लेषकों की भी दुविधा यह है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऐसा राजनेता जो हर बार खुद को ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राजा बनाता है, तो पार्टी किसी की भी बहुमत में हो, लेकिन नीतीश कुमार के पास एक ऐसा हुनर है कि मुख्यमंत्री हमेशा वो ही रहते हैं। यह पूरे देश ने देखा है। अब कुछ ही दिनों पहले, क्योंकि मुश्किल से ज्यादा समय तो जो है वो गया नहीं, नवंबर में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे और अब जब हम मार्च की बात कर रहे हैं तो लगभग 3 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और ये दावे कर रही थी कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर अचानक से ये इस्तीफा क्यों? अब इसमें जो है वो जो चल रहा है हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम कुछ पुरानी चीजों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और उससे समझने का कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं और क्या नीतीश कुमार का सपना सिर्फ राज्यसभा ही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो याद करिए 2020 यह वो समय था जब तेजस्वी यादव राजनीति में आए थे और लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि नीतीश कुमार को केंद्र में भेज दिया जाए, दिल्ली भेज दिया जाए और बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप दी जाए। लेकिन उससे अब तक लगभग 5 साल बाद अब इस बीच एक घटनाक्रम और होता है और वो घटनाक्रम ये था कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के जितने भी विपक्षी पार्टी के शासित राज्य जहां वो घूमे, मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से बातचीत की और एक ऐसा मंच तैयार किया जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सके और नरेंद्र मोदी को हरा सके। तो अब सवाल यहां पर यह भी होता है कि बिहार का यह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर क्या हासिल करना चाहता है? तो इसका मतलब यह था कि सब कुछ मिल चुका है, अब नजर सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। तो विपक्ष के जितने भी राज्य थे उनके मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लेकर आए, इंडी अलायंस बना और पहली मीटिंग पटना में हुई। फिर उसके बाद में बेंगलोर और बेंगलोर के रास्ते वो पहुंचती है मीटिंग मुंबई। लेकिन मुंबई आते आते इस गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई कि उनको संयोजक का पद भी दे दे। लालू प्रसाद यादव पूरा जोर लगाते रहे कि नीतीश कुमार को ऐसा कोई पद मिले जिससे उनकी एक बड़ी मुसीबत दूर हो जाए और उनके रहते हुए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। तो फाइनली जो है वो क्या हुआ वो आपने देखा कि नीतीश कुमार उस गठबंधन को, या हम कहें कि सबको एक जगह करके खुद उससे बाहर निकल गए। आरजेडी का साथ छोड़कर, इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और उसके बाद में बड़े मंच से ये कहते हैं कि अब वो छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन भरोसा किसको होने वाला था? किसी को नहीं। तो एक तरीके से नीतीश कुमार की इस घोषणा से जेडीयू ही नहीं, आरजेडी जो है वो सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो चाहती नीतीश कुमार ऐसा पहले भी तो कर सकते थे। तो अब सवाल यह है कि उस वक्त तो प्रधानमंत्री का पद था, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री राज्यसभा के लिए पद छोड़ सकता है? तो आप सोचिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और इसका दूसरा अगर पहलू आप देखें तो जेडीयू मजबूत स्थिति में है, कमजोर स्थिति में नहीं है। कमजोर स्थिति में हमें कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है। भले बिहार में सीटें ज्यादा हो, लेकिन जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं। 32 सीटें पूर्ण बहुमत से कम है। ऐसे में जेडीयू की
कीमत क्या है एनडीए गठबंधन में, आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो फिर नीतीश कुमार को किस तरीके से अपनी रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए तैयार किया होगा, क्योंकि सीधे तौर से तो नहीं कहा होगा। तो इसके एक पहलू तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जेडीयू के कुछ नेताओं के साथ पकड़ अच्छी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इससे पहले केसी त्यागी इसका उदाहरण है, हरिवंश राय वो भी इसका जो है वो बड़ा उदाहरण है। तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा, बीजेपी ने सिर्फ ऑफर दिया था और उस ऑफर के मायने ये थे नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर। तो इसमें सवाल यह भी उठता है कि नीतीश कुमार की तबीयत तो चुनावों से पहले भी ऐसे ही थी, कई बार जो है वो मंच से कुछ ऐसी हरकतें कर चुके थे जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर होता था। तो फिर मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हुए 3 महीने में ऐसा क्या हुआ? तो आपको क्या लगता है कि क्या कहानी जो है वो सिर्फ इतनी ही है या इससे आगे तक है? तो इस कहानी का आगे की जो कहानी है जो नजर आ रही है, नीतीश कुमार के पास में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद में अगर कोई पद बचता है तो वो है प्रधानमंत्री, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डिमोशन नहीं चाहता, हमेशा प्रमोशन चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबको पता है कि 2029 में उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी एक टर्म के लिए और जो है वो प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो प्रधानमंत्री पद नीतीश कुमार के लिए खारिज हो जाता है। तो अब राज्यसभा सिर्फ एक बहाना है, अगला जो निशाना है वो है राष्ट्रपति का पद। अगले साल द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त राष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जहां तक ये मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कन्विंस जरूर किया होगा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, इसके लिए एक जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको राजनीति में पदार्पण, उनका राजनीति में पदार्पण होने वाला, और हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। तो अब जो खबर आ रही है, उस खबर के बिहार पे अगर आप देखें तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार ऐसा फैसला ले सकते हैं, जो पिछले 20 साल में आरजेडी और बीजेपी दोनों के साथ समीकरण साधते हुए सत्ता में रहने वाला व्यक्ति क्या इतना आसानी से पद छोड़ देगा सिर्फ राज्यसभा के लिए? तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस कहानी का अगला पहलू यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां तक है। और यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाकर रुकता है कि इस वक्त क्योंकि कुछ सीटें खाली है, राज्यसभा से कैंडिडेट चाहिए, तो राज्यसभा में कैंडिडेट जो है वो नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है। अब अगले साल जब राष्ट्रपति पद का या राष्ट्रपति पद खाली होगा तो आप मानकर चलिए, मैं 100% जो है वो दावे से कह सकता हूं कि अगले राष्ट्रपति नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि उससे ऊपर, और नीतीश कुमार की जो उम्र है उसके तकाजे को देखते हुए अब जो है वो उससे ऊपर या उससे कम के ऊपर तो समझौता नहीं हुआ होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यही जो है वो एक लालच नीतीश कुमार को दिया होगा कि हम आपको राष्ट्रपति का पद देंगे। तो ये कहानी मुझे जो लग रहा है वो यहां आकर रुकती है। तो राज्यसभा का जो गणित है, और जिन पॉलिटिकल जो पंडित थे जिनको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता या बिहार में खेला हो गया, तो इस राजनीति में सब कुछ संभव है। और जब आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बड़े करीब से देखोगे तो हाल ही में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में नीतीश कुमार की महत्व, या हम कहें कि महत्वता क्या है, यह भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता थी। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाती तो इसका उल्टा असर हो सकता था, जिसकी पूरी संभावनाएं थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कुछ हरकतों से जो है वो असहज नजर आती है। और फिर उसके बाद में इतने कम समय में 3 महीने से ज्यादा का समय जो है वो, चौथा महीना तो मेरे ख्याल से अभी गया ही नहीं, उससे पहले पहले नीतीश कुमार को इसलिए तैयार कर लेना, और वो भी जब नीतीश कुमार का पलड़ा भारी हो। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह, और अब तक जो खबर है वो ये है कि अमित शाह खुद जो है वो अब पटना जा रहे हैं।
तो अमित शाह का पटना जाने का मतलब है कि अब जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को आगे कैसे बढ़ाएगी। और मुझे तो यह भी लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले ही तय कर लिया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तो आप मान के चलिए निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं या कुछ और जो है वो पद दिया जा सकता है, मंत्री पद। और नीतीश कुमार अगले जो राष्ट्रपति हैं 16वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के वो शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जब स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, क्योंकि राजनीति में स्वास्थ्य किसी के लिए कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इसी वक्त एक दूसरी खबर भी आ रही है शरद पवार जिनकी स्थिति किस तरीके की है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी यह दावा कर चुकी थी कि पहला हक जो है वो, क्योंकि एक ही सीट उनके पाले में है, 49 सीटें माविकास अघाड़ी के पास है और 37 सीटें चाहिए एक कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने के लिए। तो उस स्थिति में 20 जो सीटें हैं वो उद्धव ठाकरे के पास है, 16 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है और 10 सीटें शरद पवार के पास है। तो संजय राउत का वो बयान तो याद ही है, लेकिन शरद पवार उम्र के इस पड़ाव में भी खबर यह है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं माविकास अघाड़ी की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती। पद जो है वो किसी से छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जाता। आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी देखा कि किस तरीके से वो व्हील चेयर पे आते थे, एचडी देवगौड़ा को भी हमने देखा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कहना कि स्वास्थ्य कारणों से, तो मुझे लगता है और उसमें जो है वो सच्चाई कम नजर आती है। लेकिन यह जरूर है कि नीतीश कुमार इतना आसानी से भी नहीं माने होंगे। तो इसका अगला जो कारण है वो यही है कि उनको राष्ट्रपति का पद मिलने जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।